चलिए ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे कल हम लोग? रिवोल्ट के बारे में, है ना? कल रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा था। हाँ जी, कोई डाउट है? सारे कॉजेस कल हम लोगों ने कवर कर लिए थे। ठीक है। ऑनलाइन आप लोग को वॉइस आ रही है क्लियरली? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं पूछना। आप लोग प्रभव, एवरीथिंग इज क्लियर? टेक्स्ट लो के यार, अच्छा। तो एक आपको इमीडिएट कॉज पूछ रहे हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन है, और लेक्स लोकी एक्ट में कंफ्यूजन है। और कोई डाउट है वो भी बता दो। अभी बोर्ड पे लिख लेते हैं, फिर एक ही बार क्लियर करेंगे। सिमरन, मेघा, बता दीजिए मैम एक बारी। क्या बता दे तान्या? ड्रेन ऑफ वेल्थ। वो अलग पढ़ेंगे हम लोग, वो इसमें नहीं पढ़ेंगे, वो अलग से करेंगे। सिमरन, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इमीडिएट कॉज के बारे में। इमीडिएट कॉज क्या है? मल्टीपल फैक्टर्स थे, मल्टीपल रीजंस थे जिनकी वजह से रिवोल्ट कंडक्ट हुआ था। अब ये जब रिवोल्ट कंडक्ट हुआ था मल्टीपल रीजंस की वजह से, तो यहाँ पर एक फाइनल रीजन था जो था इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज के अंदर बेसिकली क्या हुआ था? दिस वॉज द रीजन जिसकी वजह से फाइनली रिवोल्ट होना शुरू हो जाता है। और वो इमीडिएट कॉज क्या है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस हैं, मतलब जो कारतूस भरी जाती है बंदूकों के अंदर, वो ग्रीस कार्ट्रिजेस के अंदर, वो उसका जो माउथ है वो किससे मिलकर बना है? फैट से मिलकर बना है। और वो फैट कौन सा है? जो काउ और पिग के फैट से मिलकर बनता है। तो वो काउ और पिग का फैट जो है वो हिंदूज और मुस्लिम कम्युनिटी कंज्यूम नहीं करेगी। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं कि उसको यहाँ पे हटा दिया गया, ग्रीस कार्ट्रिजेस को। ठीक है, और ये कारण बन गया क्योंकि लोगों को लगा कि किसी तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजन को यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट करने के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। नाउ विल कम टू द लेक्स लोकी एक्ट। जो लेक्स लोकी एक्ट है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर, इससे पहले क्या कहते थे कि अगर किसी भी इंसान ने अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर दिया और वो किसी दूसरे रिलीजन में चला जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर, खुला तो है, आओ, क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। सो लेक्स लोकी एक्ट क्या है? लेक्स लोकी एक्ट बेसिकली ये है जिसमें जब कोई भी जब कोई भी व्यक्ति अपने रिलीजन को कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्जन के बाद ये कहा जाता था कि उसको अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का राइट नहीं दिया जाएगा। अभी क्या होता है कि फादर की प्रॉपर्टी के बाद वो राइट किसको दिया जाता है? बेटे को दिया जाता है। सो लेक्स लोकी एक्ट में भी ये कहा गया था कि भाई सिंपल सी बात है, इससे पहले ये बोला जाता था कि जो भी बच्चा अगर उसने अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं मिलेगा। बट जब ब्रिटिशर्स ने लेक्स लोकी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, तो इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का पर्पस क्या था? जिससे वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सके, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सके। तो जितना क्रिश्चियनिटी प्रमोट होगी उससे उनका फायदा होगा। तो उन्होंने बोला अब इसके बाद अगर कोई हिंदू मुस्लिम्स बन गया, हिंदू कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई मुस्लिम क्रिश्चियन बन गया, या किसी भी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गए, तो उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार दिया जाएगा, उससे उसका अधिकार छीना नहीं जाएगा। दैट इज लेक्स लोकी एक्ट। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग देखें, बिफोर लेक्स लोकी, conversion of religion will lead to loss of inheritance property. After Lex Loki Act, conversion of the religion will not lead to the loss of the property act. ठीक है ना? आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए, तो हम लोगों ने कल सारे मल्टीपल कॉजेस के बारे में पढ़ लिया था। आज अब आप लोगों को कोर्स ऑफ रिवोल्ट पढ़ना है, बिगनिंग एंड कोर्स ऑफ रिवोल्ट। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन. We'll try to finish it up with the revolt today. So the next we have is beginning and कोर्स ऑफ रिवोल्ट। पहले आप बिल्कुल आराम से मेरी बात को सुनिएगा, उसके बाद फिर आप शुभदा एसी सुना दो। पहले आराम से बात को सुन, रिमोट का है।
चलिए, सो बिगनिंग एंड कोर्स ऑफ रिवोल्ट की जब हम लोग बात करते हैं, पहले आप आराम से इवेंट को समझेंगे, उसके बाद जाकर हम लोग आगे इस पे लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही इमीडिएट रीजन सामने आता है, जैसे ही ये पता चलता है कि हमारी जो कार्ट्रिजेस हैं, उन कार्ट्रिजेस के अंदर फैट की मिक्सिंग हो रखी है, और कौन से फैट की मिक्सिंग हो रखी है, काउ और पिग के फैट की मिक्सिंग हो रखी है, तो यहां पर सिपॉयज के बीच में गुस्सा आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक सिपॉय है जिनका नाम है मंगल पांडे। ठीक है, वो सबसे पहले मंगल पांडे, अभी सब लिखेंगे, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान देना। सबसे पहले मंगल पांडे को जब ये बात पता चलती है, तो उनका जो स्टेशन है वो इस समय कहां पर होता है उनकी इन्फेंट्री का, दैट इज इन बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर, बैरकपुर कहाँ पे, यस, वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, तो वेस्ट बंगाल बैरकपुर के ऊपर अभी मंगल पांडे जो है वो स्टेशन है। सबसे पहले शुरुआती दौर में वो इस बारे में बात करने के लिए जाते हैं अपने स्टेशन मास्टर से, लेकिन स्टेशन मास्टर बहुत ही बदतमीजी के साथ बैरकपुर में मंगल पांडे के साथ और बाकी और सिपॉइज के साथ ट्रीटमेंट करता है, और ये रेगुलर उनको फोर्स कर रहे होते हैं इन्फेंट्रीज को कि आपको कार्ट्रिजेस यूज करनी पड़ेंगी। ये लोग मना कर देते हैं कि हम लोग नहीं करेंगे इसे इस्तेमाल, लेकिन ये जबरदस्ती उनको फोर्स करते हैं। तो अल्टीमेटली मंगल पांडे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और वो मंगल पांडे बैरकपुर के स्टेशन ऑफिसर को गोली मार देते हैं, और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। ठीक है, इसकी वजह से मंगल पांडे को, ये मार्च में इवेंट होता है, और इसकी वजह से मंगल पांडे को अप्रैल 8 तक आते आते 8 ऑफ अप्रैल तक आते आते फांसी की सजा सुना दी जाती है, और उनको फांसी हो जाती है। इसके बाद देश के अलग अलग कोनों के ऊपर, है ना, देश के अलग अलग कोनों के ऊपर रेगुलरली इस तरीके के रायट्स जो हैं, दंगे जो है वो होने लग जाते हैं, और सिपॉइज जो है वो बार बार बोलते हैं कि हम लोग किसी भी स्थिति के अंदर कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ऐसे ही दोबारा एक और इवेंट होता है मेरठ के अंदर। किस दिन होता है, 9th ऑफ मई को। 9th ऑफ मई 1857 में मेरठ के अंदर दोबारा से सिपॉइज बोलते हैं कि हम लोग कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस चीज को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, सिपॉइज को जेल में डाल देते हैं, इम्प्रिजन कर देते हैं, और उन्हें बोलते हैं कि आपको 10 साल की सजा जो है वो सुनाई जाती है, क्योंकि आपने ब्रिटिशर्स के कमांड को मानने से मना कर दिया है। ठीक है ना, आपने उस कमांड को मानने से मना कर दिया है। ठीक है, अल्टीमेटली इसके बाद क्या होगा, 10th ऑफ मई को जितने भी सिपॉइज हैं वो लोग इकट्ठे होते हैं, एंड दे डिसाइड कि वी आर गोइंग टू मार्च टुवर्ड्स दी दिल्ली। ठीक है, हम किधर मार्च करना शुरू करेंगे, दिल्ली की तरफ चलना शुरू करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। और दिल्ली ही क्यों चुना उन्होंने, मेरठ से दिल्ली क्यों जाएंगे, रीजन बिहाइंड, क्योंकि जो उस समय का मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, वो इस समय कहां पर था, दिल्ली के अंदर था। अब ब्रिटिशर्स से हमारे यहाँ के लोगों की क्या डिमांड है, क्या मांग रहे हैं वो लोग, वो ये कहते हैं, ब्रिटिशर्स ये कहते हैं, सॉरी, इंडियन जो सोल्जर्स हैं वो ये बात बोलते हैं ब्रिटिशर्स से कि हम लोग आपसे और कुछ नहीं चाहते, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे मुगल बादशाह को दोबारा से रीइंस्टेट कर दो। ठीक है, दोबारा से हमारे ऊपर जिसका कंट्रोल होना चाहिए वो अंग्रेजों का नहीं होना चाहिए, बल्कि किसका होना चाहिए, मुगल बादशाह का होना चाहिए। आप यहाँ पे एक डिफरेंस समझिए, अभी भी इतनी प्रॉब्लम्स बेयर करने के बाद भी हमारे यहाँ के सिपॉइज के दिमाग में क्या चीज है कि हमारे ऊपर कोई ना कोई तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। अभी भी उन्होंने इंडिपेंडेंस की बात नहीं करी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें फ्री कर दो, तब भी उन्होंने क्या कहा कि हमारे सिर के ऊपर किसको बिठा दो, मुगल बादशाह को बिठा दो। इंडिपेंडेंस की बात नहीं करी है। ये डिफरेंस है 1947 और 1857 के वॉर के बीच का, क्योंकि 1857 में भी आने के बावजूद भी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने तब भी बोला कि हम चाहते हैं कि मुगल बादशाह हमारे सिर के ऊपर बैठ जाए। ठीक है ना, जैसे ही ये बात बहादुर शाह जफर को पता चलती है, द लास्ट मुगल एम्परर, क्योंकि इसके पास पावर्स तो कुछ थी नहीं, ये तो सिर्फ किसके डोमिनेंस पे काम कर रहा था, ब्रिटिशर्स के डोमिनेंस पे काम कर रहा था। तो जैसे ये बात बहादुर शाह जफर को पता चलती है, ये व्यक्ति, आज हम लोग इस इतिहास को कम से कम लगभग 200 सालों के आसपास पढ़ रहे हैं, है ना, हम इस बात को समझ पा रहे हैं
ये तो मुगल बादशाह था, उसके बावजूद भी उस समय इस बात को नहीं समझ पाए कि इन्होंने बहादुर शाह जफर को जैसे ही डिक्लेयर करा कि भाई हम चाहते हैं कि मुगल बादशाह जो है वो हमारा अथॉरिटी होना चाहिए, ये भाई साहब चले जाते हैं किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास, अंग्रेजों के पास, बहादुर शाह जफर। और उनसे जाके बोलते हैं क्या मैं बादशाह बन जाऊं? क्या मुझे अलाउड है बादशाह बनना? कि मेरे यहाँ की जो आवाम है वो चाहती है कि वो मुझे दोबारा से बादशाह बना दे। तो ब्रिटिशर से, अंग्रेजों से पूछने जाते हैं बात, भाई आप बादशाह हो, है ना, आप मुगल बादशाह है, भले नाम के ही हैं, बट जाकर आप अंग्रेजों से पूछ रहे हैं कि क्या हम बादशाह बन जाएं? आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी इससे? अंग्रेज क्या करेंगे? मानेंगे उसकी बात? नहीं मानेंगे। और उसके बाद वो लोग इस रिवोल्ट को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो रिवोल्ट की शुरुआत होती है आपकी मई के महीने से, और इस बाय द मंथ ऑफ सितंबर कंप्लीटली भारत के हर अलग अलग रीजन में जहां पर रिवोल्ट स्टार्ट होता है वहां पर ये खत्म हो जाता है, इसे सप्रेस कर दिया जाता है। तो डिफरेंस क्या है? कहने को तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है ना, कहने को तो ये क्या है हमारे लिए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात जो ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि जो अंग्रेज हैं, ठीक है ना, इन्होंने किसी भी तरीके का प्रोविजन जो था वो यहाँ के इंडियंस को दिया नहीं। ठीक है, किसी भी तरीके का सहयोग जो था वो अंग्रेजों ने यहाँ पर इंडियंस के साथ करा नहीं। दे डिडंट हेल्प द इंडियंस इन एनी एनी मैनर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। अब बात आती है कि भारत के अलग अलग इलाकों के अंदर, भारत के अलग अलग इलाकों के अंदर यहां पर ये रिवोल्ट स्प्रेड होता है, बट हमेशा ध्यान रखिएगा दिस वाज नॉट अ पैन इंडिया मूवमेंट। जैसे 1947 के अंदर क्या हुआ था, इट वाज अ पैन इंडिया मूवमेंट। हर जगह पे ये रिवोल्ट स्प्रेड हुआ था, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। बट जब हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करते हैं, सो इसका इम्पैक्ट भारत के सिर्फ कुछ ही इलाकों पे हुआ था, सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा था। ठीक है, दूसरा रीजन, अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग लीडर्स हैं, उनके नाम अभी मैं आपको बताऊंगी। जैसे दिल्ली के अंदर जो इस पूरी की पूरी मार्च को लीड करने वाला इंसान था, उसका नाम था जनरल बख्त खान। ठीक है ना, बिहार के अंदर एक जमींदार था जिसका नाम था कुंवर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर की जमींदारी हुआ करती थी उसके पास, लेकिन वो ब्रिटिशर्स से इतना ज्यादा परेशान था कि उसने बोला कि मैं भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करूंगा। कानपुर के अंदर जो इंसान जिसने इस मार्च को लीड करा वो थे नाना साहेब। झांसी के अंदर थी रानी लक्ष्मीबाई। ऐसे बरेली, फैजाबाद, बहुत सारे इलाकों के अंदर, असम, अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग लोगों ने इस मार्च को लीड किया, लेकिन सबका रीजन अलग है, एक रीजन नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई बोलती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। कुंवर सिंह जो बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे, वो बोलते थे कि मेरे जमींदारी राइट्स आपने छीने इसलिए मैं आपसे लड़ रहा हूं। जो लखनऊ की बेगम है वो कहती है कि भाई आपने क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर अवध मुझसे ले लिया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस, मैं इसलिए आपसे लड़ रही हूँ। नाना साहेब बोलते हैं कि आपने मुझसे पेशवाशिप ले ली इसलिए मैं आपसे लड़ रहा हूँ। तो आप देखेंगे हर इंसान का लड़ने का कारण अलग है। तो जब सब लोगों का रीजन अलग अलग होगा तो क्या वो रिवोल्ट सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 1857 का फेलियर, 1947 में हमारा सक्सेस, यही डिफरेंस है। क्योंकि 1947 में सब लोग सिर्फ एक चीज चाहते थे, वो थी ब्रिटिशर्स से आजादी। लेकिन 1857 में सब लोगों का जो रीजन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। हर इंसान एक अलग लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ? चलिए, तो प्लीज आप लोग इसमें लिखिए, हेडिंग डालिए बिगनिंग एंड कोर्स ऑफ रिवोल्ट, और आगे लिखिए बिगनिंग एंड कोर्स ऑफ रिवोल्ट। द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट, द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट traces back traces back to April 8, 1857, when Mangal Pandey was hanged, when Mangal Pandey was hanged for attacking his officers in Barrackpur. In Barrackpur.
Subsequently, sepoys at Meerut refused to perform army drills using new cartridges suspected of being coated with fat of cows and pigs. Next paragraph. On 9th of May 1857, the sepoys were dismissed and sentenced to 10 years in jail for disobedience. The response of other Indian soldiers in Meerut was remarkable. On 10th of April, they marched to the jail. Sorry, on 10th of May, they marched to the jail. On 10th of May, they marched to the jail, released the imprisoned sepoys, attacked and killed British officers, captured guns and ammunition, set fire to British buildings, and declared a war on foreigners. Next paragraph. Foreigners, Firangi. Next paragraph. They choose Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar. As their leader. The rebellion transformed into a widespread revolt. Extending beyond military camps. Civilians, including peasants, zamindars, religious leaders, and civil servants joined
the unrest, particularly in Northwest and Awadh. Particularly in Northwest and Awadh. ठीक है, समझ में आ गई बात? नाउ नेक्स्ट, तो अभी आपने देख लिया 10 मई को ये लोग बढ़ना शुरू करते हैं दिल्ली की तरफ और बहादुर शाह जफर को अपना मुगल बादशाह डिक्लेयर कर देते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, भारत के अंदर इंडिया में वो कौन कौन से सेंटर्स थे जहां पर रिवोल्ट का स्प्रेड हुआ और हर एक सेंटर के साथ कौन सा लीडर अटैच्ड है। ठीक है ना, तो प्लीज आप इसमें लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, डिफरेंट लीडर्स associated with revolt of 1857. Different leaders associated with revolt of 1857. Please make two columns. एक कॉलम बनाइए प्लेसेस का और दूसरा कॉलम बनाइए लीडर्स का। प्लेसेस, लीडर्स, ठीक है, चलिए। द फर्स्ट प्लेस बैरकपुर, कौन है यहाँ पे लीडर? मंगल पांडे। कोशिश करो कि अभी के अभी याद भी हो जाए तुम्हें, है ना, ट्राई करो कि बहुत सारे हैं तो याद हो जाए, ठीक है। तो बैरकपुर, उसका लीडर कौन है? मंगल पांडे। नेक्स्ट वी हैव इज दिल्ली, जनरल बख्त खान, जनरल बख्त खान। थर्ड वी हैव इज लखनऊ, लीडर इज बेगम हजरत महल और उसका बेटा ब्रिजिस कादर, ब्रिजिस कादर। ठीक है, पहले आप ये तीन लिख लीजिए, मैंने हटा देती हूँ फिर आगे लिखते हैं। डन, चलो फोर्थ, कानपुर, नाना साहेब, राव साहेब, तांतिया तोपे, अजीमुल्ला खान। ठीक है, ये चारों एसोसिएटेड है कानपुर के साथ। ओके, फिफ्थ, झांसी रानी
लक्ष्मीबाई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट इज बिहार। कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं बिहार, कई बार डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं, तो ये भी याद रखो क्योंकि आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं पता होगी फिर, तो याद रखना इट इज जगदीशपुर। कौन है यहाँ पे? कुंवर सिंह और अमर सिंह। कुंवर सिंह, अमर सिंह। लिख लिया? कौन से नंबर पे थे? सिर्फ इलाहाबाद एंड बनारस। मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली। फैजाबाद। मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमद उल्ला। फरूखाबाद। तफजुल हसन अली। तफजुल हसन अली। बिजनौर। बिजनौर। मोहम्मद खान। मोहम्मद खान। मुरादाबाद। अब्दुल अली खान। अब्दुल अली खान। बरेली। खान बहादुर खान। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज 13। 13 पॉइंट है। मंसूर। मंसूर। फिरोज शाह। फिरोज शाह। मंसूर फिरोज शाह। नेक्स्ट इज ग्वालियर। ग्वालियर में है आपके तांत्या तोपे।
ठीक है। असम, मनीराम दत्ता, और खांड पारेश्वर सिंह। खांड पारेश्वर सिंह। खांड पारेश्वर सिंह। सिक्सटीन, उड़ीसा, उज्जवल शाही, सुरेंद्र शाही, सुरेंद्र शाही। 17, कुल्लू, राजा प्रताप सिंह। राजस्थान, जयदयाल सिंह, जय दयाल सिंह एंड हरदयाल सिंह। हरदयाल सिंह। गोरखपुर, गोरखपुर, गजाधर सिंह, गजाधर सिंह, गजाधर सिंह। मथुरा, देवी सिंह, कदम सिंह। देवी सिंह, कदम सिंह। ठीक है। तो ये 20 सेंटर्स के लीडर्स आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली है, फैजाबाद है, बिहार है, दिखाया तो है जगदीशपुर, कुंवर सिंह। सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली है, बिहार है, फैजाबाद है, इसके अलावा आपका फरुखाबाद है, झांसी है, कानपुर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी भी ध्यान रखना। ठीक है, ग्वालियर भी ध्यान रखिए, ग्वालियर भी इंपॉर्टेंट है। तो याद आपको सभी करने हैं, बट ज्यादा पूछे उन वाले टॉपिक्स आते हैं जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए। ठीक है। तो अब आप एक चीज एनालाइज करेंगे कि इसमें से कोई भी जगह जो है वो साउथ में नहीं है, और कोई भी जगह जो है वो सेंटर में भी नहीं है ना। सारा का सारा जो मेन जो इनका स्प्रेड है वो कहां पर है, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट या थोड़ा सा ईस्ट, उड़ीसा, असम। ठीक है ना। तो इन लोगों का ज्यादातर जो स्प्रेड रहा वो किधर रहा, पैचेस के अंदर रहा।
इसीलिए ये पैन इंडिया मूवमेंट नहीं बन पाया। ठीक है, तो रिवोल्ट की शुरुआत हुई मार्च के महीने से, जब मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने स्टेशन ऑफिसर को मार दिया। उसके बाद 8 मई को उनको फांसी की सजा दे दी गई। 9 मई को मेरठ के अंदर सिपाहीज ने फिर से मना कर दिया कि हम लोग किसी भी तरीके से कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 10 मई को उन्हीं सोल्जर्स को उठा के जेल में बंद कर दिया गया और कहा कि आपको 10 साल की जेल होगी। उस समय 10 मई को वही सोल्जर्स जो उसके साथ के और लोग थे, वो लोग उन लोगों को छुड़वाने के लिए गए, ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज में आग लगाई, वहीं से गन्स और एम्युनिशन उठाई और बख्त खान की लीडरशिप के अंडर दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि हमारा अब से जो मुगल बादशाह होगा बहादुर शाह जफर, उसको ही हम अपना लीडर मानेंगे। ठीक है, अब ये सब कुछ हो गया, अलग अलग सेंटर स्टार्ट हो गए, बट एवरीबडी हैड देयर ओन कॉज ऑफ फाइटिंग। लड़ रहे हैं तो अपने रीजन की वजह से लड़ रहे हैं, उनके पास कोई कॉमन सोर्स नहीं है, सिर्फ क्या है, अपने कुछ पर्टिकुलर रीजंस है जिसकी वजह से वो लड़ना चाहते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण बन गया इस रिवोल्ट के फेलियर के पीछे का। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये रिवोल्ट फेल हुआ क्यों, तो उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, बिकॉज ऑल द लीडर्स वर फाइटिंग फॉर देयर ओन कॉज, देयर वाज नॉट अ कॉमन कॉज फॉर विच दे वर फाइटिंग, एवरीबडी वाज फाइटिंग फॉर देयर ओन कॉज। ठीक है, चलिए तो आगे हेडिंग डालेंगे कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवोल्ट। causes of the failure of revolt, causes of the failure of revolt। ठीक है, कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवोल्ट। सबसे पहला फैक्टर क्या है, द लैक ऑफ यूनिफाइड आइडियोलॉजी। द नंबर वन रीजन इज लैक ऑफ यूनिफाइड आइडियोलॉजी, लैक ऑफ यूनिफाइड आइडियोलॉजी। रिवोल्ट शुरू किस हिसाब से हुआ था कि हमें ब्रिटिशर्स से बदला लेना है, बट सब लोगों की आइडियोलॉजिकल मैच मैंने बताया ना नहीं है, हर कोई सिर्फ अपने अपने रीजन की वजह से लड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ यूनिटी अमंग लीडर्स। द सेकेंड रीजन इज लैक ऑफ यूनिटी अमंग लीडर्स, ना तो विचारधारा मिल रही है और ना लीडर्स साथ में मिलकर काम कर पा रहे हैं, लैक ऑफ यूनिटी अमंग लीडर्स। ठीक है, थर्ड इज लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम रीजनल पावर्स। तो अगर ये आर्मी कहीं से मार्च कर रही है तो वहां की लोकल जो रूलर्स हैं उनके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, लेकिन जो रीजनल पावर्स है उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के फेवरेट्स हुआ करते थे और उन्हें हमेशा ब्रिटिशर्स की गुड बुक्स में रहना था। तो अगर उन्होंने सपोर्ट किया तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्रिटिशर्स उनके साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे। तो रीजनल पावर्स ने भी इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया। अब जैसे आर्मी है, वो जहां जहां जिस जगह से मार्च कर रही है वो चाह रही है कि हमें लोकल सपोर्ट मिले, वो लोकल सपोर्ट नहीं मिला उसे। ठीक है, तो ये भी एक कारण बना। फोर्थ, लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एजुकेटेड इंडियंस। जो भारत का पढ़ा लिखा वर्ग है वो क्या बोलता है कि भाई लड़कर झगड़कर कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, लड़ाई करके कुछ नहीं होगा। जिसमें एक इंसान जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, राजा राममोहन रॉय, है ना, उन्होंने क्या बोला था, जो इंटेलिजेंसिया है वो कहता है लड़ाई करके कुछ नहीं होगा, विच वॉज एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि समय आने पे हथियार भी उठाने पड़ते हैं, है ना, शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एजुकेटेड इंडियंस ने भी इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं करा। अगर वो सपोर्ट करते और थोड़ा सा प्लानिंग प्रॉपरली करते तो क्या पता एक बहुत बड़ा सेटबैक होता ब्रिटिशर्स के उस समय भी। सो देयर वाज अ लैक ऑफ educated Indians. And finally, the fifth point, military superiority of Britishers. Military superiority of Britishers.
हमारे पास इतने अच्छे हथियार नहीं है जितने अच्छे हथियार अंग्रेजों के पास हैं। मिलिट्री सुपियोरिटी ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना। हमारे पास आज भी इतने अच्छे हथियार नहीं थे 1857 में जितने अच्छे हथियार ब्रिटिशर्स के पास हुआ करते, इसीलिए वो इस मूवमेंट को बहुत तेजी से सप्रेस कर पाए, दबा पाए थे। ठीक है ना। दीज वर द रीजंस व्हाई दिस मूवमेंट फेल्ड। गॉट इट। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए? फेल हो गया मूवमेंट, बट इसका इंप्लीकेशन क्या है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट? इसका फाइनली हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट। देखिए, सबसे पहला तो आप एक ही चीज देखेंगे कि कंपनी का रूल खत्म होके किसका रूल आ गया? क्राउन का रूल आ गया, है ना। 1857 तक किसका रूल होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होता था। और 1858 से किसका रूल स्टार्ट हो गया? क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिख लीजिए, द रिवोल्ट लीड टू, द रिवोल्ट लीड टू significant alterations in the administrative structure of British India. Because of which, आप रिपीट करेंगे ये वाला सेंटेंस? लिखिए, the revolt of 1857 lead to significant alterations in the administrative structure of British India, under which the company rule was surrendered and the crown rule established in India. Next point. The Government of India Act 1858 was introduced. The Government of India Act 1858 was introduced, through which the Government of India Act 1858 was introduced, through which a new position was created. A new position was created of Viceroy, who was direct representative of Queen, Lord Canning became the first Viceroy of India. Lord Canning became the first Viceroy of India. And in Allahabad, he proclaimed Queen Victoria's edict. एक शीला लगवाई है उन्होंने वहां पे क्वीन विक्टोरिया की, इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज है। ठीक है ना। प्रोक्लेम्ड क्वीन विक्टोरियाज एडिक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसे। एडिक्ट की स्पेलिंग इज दिस। एडिक्ट बोलते हैं शीला को, एक पत्थर का स्टोन होता है जिसपे सब कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, दैट इज एडिक्ट। ओके, तो क्वीन विक्टोरिया एडिक्ट जो था वो उन्होंने यहाँ पे लगवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए आप, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिवोल्ट। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिवोल्ट।
Why this revolt is significant in the history of India? लिखिए, the revolt of 1857, the revolt of 1857 showcased complete cooperation between Hindus and Muslims. Next point, the unity symbolized collaboration at all levels. Next point, immediate ban on cow slaughtering. Immediate ban on cow slaughtering were implemented in the areas where revolt succeeded. ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है। लेकिन इस रिवोल्ट के खत्म होने के साथ ही अंग्रेजों ने सबसे पहला काम क्या करना शुरू करा, यहाँ पे आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने क्या बताया था, 87% इंडियंस हुआ करते थे आर्मी के अंदर, कल बताया था। अब इन्होंने बोला कि आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन करो, क्योंकि जितने ज्यादा इंडियंस आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, दोबारा संभावना है कि कोई और रिवोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक हेडिंग डालिए आप, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। The army underwent reorganization after 1858. After 1858, with increased proportion, with increased proportion of British troops, increased proportion of British troops in Indian army. तो पहले जहां 87% इंडियंस होते थे, इन्होंने उनकी संख्या को कम करके संख्या किसकी बढ़ा दी, ब्रिटिशर्स की बढ़ा दी, जिससे आपस में इंडियंस कम एक दूसरे से मिले, बातचीत करें, इनकी संख्या कम होगी, तो ये लोग रिवोल्ट करने का दोबारा नहीं सोचेंगे। ठीक है, आगे देखिए, देवर ब्रिटिश ट्रूप्स वर प्राइमरली, आगे लिखिए, ब्रिटिश ट्रूप्स वर प्राइमरली डिप्लॉयड to maintain internal security. While Indian troops were trained and organized for overseas services. ठीक है, कल पढ़ा था, कौन सा एक्ट था वो, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, है ना। चलिए आगे लिखिए, आर्टिलरी वॉज टेकन अवे फ्रॉम इंडियन हैंड्स, artillery was taken away from Indian hands. Artillery was taken away from Indian hands. And all higher and more sensitive appointments were reserved for the Britishers.
Indians were restricted. Indians were restricted from employment. From employment in the army headquarters. In the army headquarters. Next point. Battalions were drawn. BATTALIONS. Battalions were drawn. बटालियन समझते ना आप लोग? सबको समझ आता है बटालियंस? आर्मी के अंदर अलग अलग बटालियन होती है, रेजिमेंट्स होती हैं, ठीक है ना? सो बटालियंस वर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस diverse elements such as Sikh, Punjabi Muslims, Pathan, Sikh, Punjabi Muslims, Pathan, Rajputs, Gorkhas, etc. Sikh, Punjabi Muslims, Pathan, Rajputs, Gorkhas, etc. The Sikh and Gorkhas who remained loyal to the Britishers, the Sikh and the Gorkhas who remained loyal to the Britishers during the revolt were considered as martial races. Considered as martial races. मार्शल रेसेस. आज भी नेपाल से रिक्रूटमेंट होता है गोरखा रेजिमेंट का ब्रिटेन की आर्मी के अंदर, बिकॉज दे आर बीइंग कंसिडर्ड एज द मोस्ट फेरोशियस रेजिमेंट इन द आर्मी. इंडिया में भी होता है. दे आर बीइंग कंसिडर्ड द मोस्ट फेरोशियस यूनिट ऑफ द आर्मी, गोरखास. आगे लिखिए. In the aftermath of the revolt, significant changes were introduced in judicial domain. In the aftermath of revolt, significant changes were introduced in judicial domain. New civil and criminal procedure codes were enacted. New civil and criminal procedure codes were enacted. ठीक है, गॉट इट. तो ये हमारा सिग्निफिकेंस है. इसके साथ हमारा रिवोल्ट कंप्लीट हो जाता है. तो क्या क्या चीजें आप लोगों ने देख ली. सबसे पहले आपने शुरुआत करी थी रिवोल्ट के बारे में जानने से. उसके मल्टीपल कॉजेस को देखा आपने. पॉलिटिकल कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, इकोनॉमिक कॉज, इमीडिएट कॉज, सोशल रिलीजियस कॉज. फिर वो कॉज की वजह से कोर्स आपने देखा कैसे वो इवेंट स्टार्ट हुआ. इवेंट के स्टार्ट होने के साथ अलग अलग इलाकों के अंदर कितने कितने लीडर्स हुआ करते थे वो भी आपने पढ़ा. फिर लीडर्स का स्प्रेड आपने देखा. फिर इस रिवोल्ट के फेल होने के पीछे का कारण क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और सिग्निफिकेंट क्यों है, ये आपने ओवरऑल इंक्लूसिवली कवर कर लिया. अब इस रिवोल्ट के साथ कुछ और भी कंटेंट है, जैसे कुछ बुक्स लिखी गई हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं जो इस रिवोल्ट को क्या कहते हैं, तो उसकी हम आपको लिस्ट देंगे आपके ग्रुप में. आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन का जो ग्रुप है, उसके अंदर आपको वो लिस्ट मिल जाएगी. ठीक है ना, आपको आज मिल जाएगी या फिर कल तक मिल जाएगी. तो उसमें पर्टिकुलर बुक्स, हर एक पॉलिटिशियन का, जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस हैं या फिर कोई एनालिस्ट है, उसका क्या व्यू पॉइंट है, उसको लेकर उसकी पूरी लिस्ट हम आपको दे देंगे. ठीक है, वो लिस्ट आपको हम क्योंकि मैं अगर क्लास में लिखवाऊंगी तो पूरा एक सेशन उसी में चला जाएगा, बहुत बड़ी लिस्ट है वो भी. तो वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दूंगी, वो आपको अपने नोट्स में ऐड करनी है. तो अगर आपको जैसे आज शाम को मिल जाएगी तो कल तक आप उसे अपने नोट्स में ऐड करके, आपके नोट्स में होनी चाहिए, वो सिर्फ पीडीएफ में नहीं रहनी चाहिए, आपकी नोटबुक के अंदर वो होनी चाहिए. क्योंकि अल्टीमेटली जब रिवाइज करोगे तो नोटबुक से ही करोगे, तो नोटबुक के अंदर उसको नोट कर लेना आपको. ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया इसके साथ. कुछ पूछ.
यस यस। अब जो भी आप नए फॉर्मेट में लिखेंगे और अगर बीएनएस का कोई सेक्शन वहां उस आंसर में आता है तो आपको मेंशन करना है, वैसे जरूरी नहीं है। कुछ पता होना चाहिए बट जरूरी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की डिमांड अगर ऐसी है और वो बहुत ज्यादा करंट के अंदर रहा होगा पिछले 2 सालों के अंदर, तो हो सकता है कि आपको याद कर, वो आपको पता चली जाएगा क्योंकि करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे तो आपको पता चली जाएगा। बट डेफिनेटली अगर आपको याद आप कर लेते हो और आंसर में मेंशन करते हैं तो आपको एडेड एडवांटेज मिलती है उसके अंदर, क्योंकि अगर मान लो कि एग्जामिनर 5 नंबर देने वाला तो हो सकता है वो फैक्ट आपका देखकर आपको 6 नंबर दे दे। और एक एक नंबर मैटर करता है ना, आपको लगेगा 5 और 6 में क्या ही हो जाएगा, एक एक नंबर मैटर करता है, एक ही नंबर है जो लिस्ट के इधर या उधर लेके जा सकता है आपको। तो पता होगा तो बहुत अच्छा है। और बस उतना जितना करंट के अंदर टॉपिक चल रहा है उतना, बहुत ज्यादा डिटेल में बीएनएस को जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें लॉ का एग्जाम तो देना नहीं है ना। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ उतना पता होना चाहिए जो कोई पर्टिकुलर इशू है जो करंट में चल रहा है और उसमें कोई अगर पर्टिकुलर सेक्शन है तो वो आपको पता होना चाहिए। अब सीआरपीसी और आईपीसी के कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मिलेंगे ना, आज मैम चेक कर रही है शायद आपके पेपर्स, आज या कल में इस वीक में दे देंगे मैम आपको। आंसर कीज आ गई, तो आंसर कीज आ चुकी है, टेस्ट पेपर आपको इस वीक में चेक होकर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, टू व्हाट एक्सटेंड, टू व्हाट एक्सटेंड was the revolt of 1857, to what extent was the revolt of 1857 a result of, a result of political, economic and social religious grievances, political, economic and social religious grievances, question mark. Discuss with suitable examples. 250 वर्ड्स में आपको ये आंसर लिखना है। हिंदी में लिख लीजिए जो लोग हिंदी में लिखना चाह रहे हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक धार्मिक कारणों, सामाजिक धार्मिक कारणों का परिणाम था। किस हद तक, किस हद तक आप इस कथन से सहमत हैं, आप इस कथन से सहमत हैं। उपयुक्त उदाहरणों, उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए, उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। कितने वर्ड्स में लिखना है? 250 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन क्या है, आपको क्या लगता है कि जो अभी तक आपने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कॉजेस पढ़े हैं, रिलीजियस कॉजेस पढ़े हैं, वो कितने रिस्पॉन्सिबल है इस रिवोल्ट को करवाने के पीछे? सब पढ़ लिया ना, ठीक है ना। वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं इस रिवोल्ट को, इस क्रांति को कराने के पीछे? तो आपको इसको 250 वर्ड में आंसर लिखना है 250 वर्ड्स के अंदर, और सूटेबल एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो अभी तक आपने बहुत डिटेल में 3 लेक्चर्स के अंदर रिवोल्ट को कवर करा है। नाउ आई एक्सपेक्ट अ गुड आंसर फ्रॉम यू। कल जब आप क्लास में आएंगे A4 शीट के अंदर इस आंसर को लेकर आइए, ठीक है। तो कल आप लोगों को ये क्वेश्चन सबमिट करना है। आराम से पढ़ना, पढ़ने के बाद उसके बाद आराम से इसकी स्ट्रक्चरिंग करना, ओके। चलिए, रेस्ट वी विल कंटिन्यू विद अ न्यू टॉपिक टुमारो।
ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो मैम। ओके, चलो ठीक है, रेस्ट विल डू इट टुमारो देन, थैंक यू।